हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो होता क्या है, एक बात जरा ध्यान देखना बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अपने पास क्या था। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताता था अपने को कि ये अगर किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स एक्ट होगा। और ये फोर्स किसके बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, जो कि नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी में। अब अगर मान लो ये फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, इफ दिस फोर्स वैल्यू बिकम इक्वल टू जीरो, अगर फोर्स जीरो हो जाए बेटा, तो डीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या डेल्टा पी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर फोर्स, फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। वही बात है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया यानी कि मोमेंटम अब कंजर्व होने लगेगा। तो देखो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो ये पूरा का पूरा सरफेस स्मूथ है या फिर हवा में दो ऑब्जेक्ट है। ऑल्दो आप मान सकते हैं कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, तो हम लोग मान रहे हैं अभी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ। इसका मास कुछ m1 है, इसका मास कुछ m2 है, दोनों टकराएंगे, है ना। तो इसका वेलोसिटी मैंने कुछ दे दिया है u1 और इसका वेलोसिटी दे दिया है कुछ u2। ठीक है, ऑब्वियसली अगर टकराना है तो कौन ज्यादा होना चाहिए, u1 ज्यादा होना चाहिए या u2, तो u1 ज्यादा होना चाहिए। मान लो अब टकरा गया, टकरा गया तो इसकी वेलोसिटीज ज्यादा हो जाएंगी। अब किसी को, मान लो एक बार टकरा चुका है ये, और टकराने के बाद अब नहीं चाह रहा, टकराने की बाद की स्पीड हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसकी m2 की वेलोसिटी कुछ v2 हो जाए और इसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो जाए। तो अगर ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो अपने को पता है क्या होना चाहिए, अलग अलग। इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हुआ है तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ है, टकराने में कुछ एक्शन रिएक्शन लगा है, वो इंटरनल फोर्सेज में आ गए, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है, कोई धक्का नहीं मार रहा है इसे। तो आप इस केस में क्या लिख सकते हैं बेटा, m1u1 वेक्टर प्लस m2u2 वेक्टर मस्ट बी इज इक्वल टू, ये m1 है, m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर। ये कहलाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ये क्या मोमेंटम है, ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये है टोटल मोमेंटम, ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision, is equal to momentum total momentum after collision, total momentum after collision। ठीक है, मैं पहला केस लिख रहे हैं, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइलिंग, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, देखे बेटा क्या होता है। अब गन के अंदर अपने पास बुलेट है ना, गन के अंदर बुलेट है, ये बुलेट बाहर निकला, और जिस वेलोसिटी से ये बाहर निकलता है, इसको हर बुक में कई सारे नाम दी गई हैं। किसी में मैक्सिमम जगह पे बोला गया मजल वेलोसिटी भी बोल दिया जाता है, मतलब ये जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा। तो बुलेट का मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी कुछ v ले लिया, और ये बहुत तेज रफ्तार से निकलेगी। बट देखो बेटा, कई बार अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है, बुलेट से गन से जब बुलेट निकल रहा है, गन का मास m मान लिया, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अब एक्सटर्नल इंटरनल में बहुत सारी डिफरेंस होती है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्सटर्नल कौन सा है, इंटरनल कौन सा है। छोटा सा चीज याद रखना, अगर आप बस के अंदर हो और बस के अंदर आप धक्का मार रहे हो बैठ के, तो क्या बस चलेगी, आंसर इज क्या होगा, चलेगा या नहीं। तो अगर आप बस के अंदर हैं और आप बस को धक्का मार रहे हैं तो ये इंटरनल फोर्स है, बट आप बस के बाहर आए और उसके बाद धक्का मारने लगे तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण पॉसिबिलिटी है कि वो चलने लग जाए,
बट इंटरनल फोर्सेस के कारण तो वो नहीं चलेगा। तो वही है इंटरनल फोर्सेस। जब बुलेट के अंदर, जब गन बुलेट के अंदर था, जब जब सॉरी जब बुलेट गन के अंदर था, है ना, तब क्या था, आपने जैसे ट्रिगर दबाया तो उस पे एक फोर्स लगा, बट वो फोर्स कौन सा था, वो गन के अंदर ही फोर्स प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आपने बस एक छोटा सा उसमें रिएक्शन करने के लिए या फिर काम करने के लिए एक छोटा सा एफर्ट किया है, दैट डजंट काउंट इन द काइंड ऑफ फोर्स। तो अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ है वो इंटरनल फोर्स है। अब ये आगे की तरफ अगर जाएगा तो गन भी पीछे की तरफ जाएगा, और जो गन वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगा उसे रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन बोलेंगे। अब देखो बेटा, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा, तो इसका इनिशियल मोमेंटम देखिए, अगर मैं मोमेंटम इनिशियल की बात करूं, गन भी रुका हुआ, बुलेट भी रुका हुआ, सब कुछ रुका हुआ, जीरो। फाइनल मोमेंटम की बात करो तो गन का मोमेंटम किधर है, गन का वेलोसिटी देखो बेटा पीछे की तरफ है, तो माइनस एम इंटू वी आर, माइनस एम इंटू वी आर, प्लस बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो प्लस एम इंटू वी, प्लस एम इंटू वी। अब देखो बेटा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को क्या लिख सकता हूं, इज एम इक्वल टू जीरो। इंटू वी आर, एम इंटू, इसी को मैं इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम कर दो। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम देखो ये जीरो था, तो फाइनल भी जीरो ही होना चाहिए, मतलब जीरो इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं, एम वी माइनस एम इंटू वी आर। यानी यहां से बेटा आप रिकॉइलिंग वेलोसिटी को किधर ला सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू कितना आ गया वो, एम वी अपॉन एम के बराबर। एक बात दिमाग में रखना बेटा, वी आर किधर है, वी के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया। देखो बेटा, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा अपने पास वो देखें, कि व्हेन अ 4 kg ऑफ राइफल इज फायर्ड, 10 ग्राम ऑफ बुलेट। तो जैसे ही सवाल पढ़े ना, आप सवाल पढ़ते के साथ साथ इंपॉर्टेंट डाटा को एक साथ लिखते रहें। तो 4 kg ऑफ राइफल, तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी हो गई, 4 kg। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट कितना हो गया, 10 ग्राम। आगे पढ़ते हैं, बुलेट रिसीव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इज 3 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाता है। तो 10⁻⁻² इससे आप कम कर दो तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो बोल रहा है कितना फोर्स एक्ट होगा। अब देखो बेटा, अपने पास ये आगे जाएगा। कभी भी देखा होगा, फिल्म वगैरह में भी दिखाते हैं, बुलेट लिया और आपने गन लिया अपने कंधे पे, राइफल लिया और बुलेट छोड़ा, तो आपको पीछे की तरफ भी झटका लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो बुलेट निकल रहा है ये किसी फोर्स के साथ निकला है, और वही सेम फोर्स इधर भी लगेगा। मतलब जितने फोर्स से बुलेट बाहर निकला था उतना ही फोर्स इसको भी पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑन गन, तो फोर्स ऑन द बुलेट अगर आप निकाल लें तो फोर्स ऑन द गन भी दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहां से आप इसको निकालने की कोशिश करें, तो अपने पास फोर्स ऑन द गन हम लोग, या फोर्स ऑन द बुलेट निकाल रहे हैं, वो गन के फोर्स के बराबर होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम है, तो 10 × 10⁻³ ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3 × 10⁻⁴ हुआ, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया, यहां से 300 न्यूटन के बराबर आ गया, और सेम फोर्स ये भी लगेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 300 न्यूटन। ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा है अपने पास, अगला सवाल बोल रहा है 10 ग्राम ऑफ बुलेट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर पेनेट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन द वुडन प्लैंक, देन एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट इज। ठीक है, ये मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल नहीं है, ये उससे पहले का सवाल है जहां पे आप न्यूटन्स लॉ को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल नहीं है, बट ये सवाल अच्छा है। कई बार ये सवाल बच्चे पूछते हैं, तो इसलिए ये सवाल करा रहा है यहाँ पे, कि एक 10 ग्राम का बुलेट है जो मूव कर रहा, तो सवाल को पढ़ें और डाटा को एक्सट्रैक्ट करें। सवाल को पढ़ने के बाद डाटा को एक्सट्रैक्ट करें, उसके बाद ट्राई करें इसे। ठीक है, ट्राई करिए। चलिए बेटा, अब मैं इसको आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। सवाल क्या बोल रहा है पहले वो समझो। ठीक है, ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। क्यों डी,
और जिनका सी आया था वो लोग बहुत छोटे से गलती के कारण चूक गए, और वही गलती हमेशा याद रखना, गलती करना गलत बात नहीं होती, गलती को दोहराना गलत बात होती है। ठीक है, तो गलती करने से डरे नहीं, बट गलती को दोहराने से डरे। और ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जो अभी आप थोड़ा सा कम अप्रिसिएट कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे इस बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा। देखो बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी अपने पास पता है, ठीक है, 200, और मास भी पता, अपने को मास पता है और वेलोसिटी पता है। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ अपने पास, मास भी दिया हुआ है। मास कितना है अपने पास? 10 ग्राम। वेलोसिटी जिससे ये इंटर कर रहा था, वेलोसिटी इनिशियल, वो अपने को पता है, और वेलोसिटी इनिशियल कितना है अपने पास? वो दिया है 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बोल रही है 5 सेंटीमीटर इसमें अंदर जाएगा। मान लो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मान लो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और रुक जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर जाकर रुक रहा है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है ना। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू, बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया है 0। अब देखो बेटा, जैसे ही ये अंदर आएगा बुलेट, तो इसकी मोशन किधर है? ये वेलोसिटी आगे की तरफ है, बट इस पे रिटार्डेशन पीछे की तरफ लग रहा होगा, रिटार्डेशन पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे? v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स, और ए किधर लग रहा? पीछे की तरफ लग रहा है, इस बात को दिमाग में रखना। तो v इनिशियल की वैल्यू, v फाइनल तो 0 है, तो आप क्या लिख सकते हैं? v इनिशियल का स्क्वायर विच इज 200 इंटू 200 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन की वैल्यू a, और x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी 5/100। अब देखो, इससे इससे ये एक जीरो चला गया, तो एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आई? एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 4 × 10⁵मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सलरेशन है या रिटार्डेशन है? एक्चुअली में ये रिटार्डेशन है, तो आप माइनस के साथ इसको लिख सकते हैं। एक्सलरेशन किधर लग रहा? अपोजिट टू वेलोसिटी लग रहा। ठीक है, मोशन के अपोजिट लग रहा, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स इज इक्वल टू होता मास इंटू एक्सलरेशन, यहाँ पे वो रिटार्डेशन है, मतलब वो ए, और ए की वैल्यू -4 है, तो लिखना स्टार्ट कर देते 10 ग्राम, 10 × 10⁻³ ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी? -4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? -4000। समझ में आया है क्या? रॉकेट प्रपल्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, रॉकेट प्रपल्शन थी कि होता क्या है, यहां से एयर पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और इस एयर पार्टिकल्स के कारण ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा। तो एयर पार्टिकल के कारण जो कि मास फ्लो रेट हो रहा है, ये नीचे की तरफ पुश कर रहा, और उसके कारण रॉकेट को ऊपर की तरफ रिएक्शन मिल रहा है, रॉकेट को ऊपर की तरफ रिएक्शन मिल रहा, रॉकेट को ऊपर की तरफ रिएक्शन मिल रहा, उसी फोर्स के कारण ये ऊपर जा रहा। ठीक है, तो हम लोग दो तीन चीजें लिख रहे हैं साइड में, तो उसको ध्यान देना। कौन कौन सी चीजें? पहली बात, एम, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। ठीक है, अच्छा, डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी क्या होगा? हम लोग बहुत अब फैमिलियर हो चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अच्छा, चलो, ये समझ में आया। वी, वी अपने पास क्या है? द स्पीड ऑफ गैस, स्पीड ऑफ गैस, ऑफ गैस रिलेटिव टू, रिलेटिव टू रॉकेट, स्पीड ऑफ गैस रिलेटिव टू, रिलेटिव टू रॉकेट। अच्छा, आ जाओ बेटा, अब हम लोग लिखते हैं। हम लोग को क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ये अपने को पता है। फोर्स इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम, क्या अपने पास? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? डी, डी एम इंटू वी अपॉन डी टी। अब देखो, ये जो वी रखा है ना, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, तो v को कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, यानी dm अपॉन dt आ गया। तो ये एक पहला इक्वेशन है फोर्स ऑन द रॉकेट निकालने का। तो इसको, इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना, कई सारे सवाल आते हैं। जैसे सवाल क्या आएगा कि एक बलून में गैस फुला दिया,
है ना, गैस भर दिया आपने और बलून को छोड़ दिया, तो क्या होगा, बलून इधर उधर मस्त से नाचेगा, देखा है ना, मस्त डांस करेगा वो। तो अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें मास फ्लो रेट हो रहा है, मतलब मास निकल रहा है। तो मास निकल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास निकल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट आप देखोगे तो केजी पर सेकंड के बराबर होगा। तो कई बार आप केजी पर सेकंड यूनिट से भी आप पहचान सकते हो अच्छा कि मास फ्लो रेट दिया है। यूनिट बहुत काम करता है सवाल बनाने में। अच्छा, तो अब देखो यहां पर एफ जो है, एक्सेलरेशन क्या है, किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन, और मास डिक्रीज हो रहा। तो यहां पे हम लोग इसको एम नॉट, चलो यहां पे ले लेते हैं, इसको एम मास ले लेते हैं, एम मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। अब थोड़ा समझना, और अब बच्चों को दिक्कत होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, वी इंटू डी एम बाई डी टी डिवाइडेड बाई एम को क्या लिख सकते हैं, एम को क्या लिख सकते हैं बेटा, चलो एम को लिखकर मैं बता रहा हूं। एम को लिख सकते हैं आप इनिशियल मास माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू टाइम, इनटू टाइम। ये समझ में आया, देखो बेटा, ये एम समझना कई बार बच्चों के लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है, बच्चे नहीं समझते रहते, है ना। तो मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना। वही मेरा चंगू आया, चंगू, चंगू को मैंने बोला कि बेटा तू केक खा, है ना, और ये है 10 केजी का केक, ये है 10 केजी का केक। जो चंदू की कैपेसिटी है, जो चंगू की कैपेसिटी है वो है कितना, 1 केजी पर डे, मतलब 1 केजी वो एक दिन में खा सकता है, इतनी कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। तो 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कितना केक बाकी रहेगा, कितना केक बाकी रहेगा, 7 kg। सभी लोग जानते हैं 7 केजी बाकी रहेगा, है ना। सब लोग जानते हैं 7 केजी। तो कैसे निकाला बेटा हम लोगों ने ये 7 केजी, देखो हम लोग मैं कई बार बोलता हूं ना, आपको फिजिक्स पता है, लेकिन अपने आपको ये नहीं पता कि आपको फिजिक्स पता है। बहुत कमाल की बात है कि आपको पता है। आपने कैसे बोला कि सर पहले तो था 10 केजी इनिशियल मास, माइनस रेट ऑफ चेंज, जो इसका मास था या रेट जिस बीच से वो खा रहा था वो था 1। आपने बोला सर 3 दिन के बाद बताओ, तो आपने कितना निकाल लिया, 7 केजी बाकी रहा होगा। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। चलिए, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी एम अपॉन डी टी, v इंटू डी एम अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई मास अपने पास कितना है, मास अपने पास कितना है, इनिशियल मास माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टाइम, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आया। अब बेटा देख, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, बट जी भी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा होगा ना, जी नीचे के कारण तरफ एक्ट हो रहा होगा। तो अगर आपको इसका टोटल एक्सेलरेशन लिखना है तो सब कुछ लिखने के बाद माइनस जी लिख दीजिए, क्योंकि जी का डायरेक्शन अपोजिट है। कैलकुलेशन सिंपल, और एक्सप्रेशन भी हम लोगों को याद हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन का इक्वेशन में याद करने बोलूं आपको, तो कैसे याद करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डी एम अपॉन डी टी, हो गया न्यूमिनेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या है, एम नॉट इनिशियल मास माइनस डी एम अपॉन डी टी इंटू टाइम। ये आ गया पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन, माइनस जी कर दो, माइनस जी कर दो। तो इक्वेशन आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, 4 बार इक्वेशन को दिमाग में ही पढ़ें, है ना, फिर 4 बार बैक पेज पे जाकर लिखें, और उसके बाद वापस से आंख बंद करके 2-3 बार उसे पढ़ें, याद हो जाएगा। ट्राई करिए। सवाल बोल रहा है अ बॉल हैज, या अब बलून हैज लिख लेते हैं, है ना। अ बलून हैज, अ बलून हैज, अ बलून हैज, अ बलून हैज 2 ग्राम ऑफ एयर, 2 ग्राम ऑफ एयर, अ बलून हैज 2 ग्राम ऑफ एयर इन इट, इन इट, a balloon has 2 ग्राम of air in it, ठीक है। अच्छा, a small hole, a small hole, a small hole pierced in it, a small hole pierced in it, a small hole pierced in it, so air comes out from it, air comes out from it, it with a velocity of, with a velocity of, with a velocity, with
a velocity of with a velocity of 4 meter per second, 4 meter per second, if time in which if if time taken by by whole air to come out, whole air to come out is is 2.5 second, is 2.5 second, 2.5 second, then find average force acting on it, then find, या 2 सेकेंड ही लिखते हैं, है ना, 2 सेकेंड, then find average force acting on it, average force, then find average force acting on it. ठीक है, तो आपको बताना है एवरेज फोर्स कितना लग रहा होगा। एवरेज फोर्स क्या होगा बेटा, इसको दिमाग में रखें। एवरेज, चलो इस सवाल में बेटा क्या बोल रहा है, एवरेज फोर्स बोल रहा, तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, एक्सेलरेशन एवरेज कैसे निकालेंगे, वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे वी इनिशियल तो 0 होगा जब वो हवा बढ़ रहा होगा शायद बेटा, है ना, देखते हैं। तो आप इसको अब निकालें, फोर्स एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स एवरेज मास, मास कितना है अपने पास 2 ग्राम, यानी 2 × 10⁻³ ये आ जाएगा, इनटू फाइनल वेलोसिटी अपने पास कितनी है 4, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगा 2, तो कितना आ गया ये 4 × 10⁻³ ये है इसका एवरेज, एवरेज फोर्स जो इस पे एक्ट हो रहा है, इस पे जो फोर्स एवरेज एक्ट हो रहा है। देखो बेटा, इस कंसेप्ट को क्या है, मान लीजिए एक वॉल दिया और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का हम लोग सब ट्राई करेंगे। तो चलिए, मान लीजिए अपने पास एक वॉल है ना, तो मैंने एक वॉल को ड्रॉ किया। अच्छा, अब इस वॉल पे यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये टकराया, और टकराने के बाद ये इधर चला गया। ठीक है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसा हो रहा है। यहां पर यस। अपने पास एक लाइन है ना, इसको मैं हटा दूं, कलर चेंज करके करते हैं, यहां से एक लाइन है। अच्छा, चलिए, ये अपने पास वॉल है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है चेंज इन मोमेंटम बताएं, तो यहां पे जो पार्टिकल है उसकी कुछ मास है, जब ये टकरा रहा बाहर जा रहा, तो मास तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मास वही रह गया। अच्छा, इधर ये आ रहा था, अप्रोच कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी थी v, और ये जब टकरा कर बाहर जा रहा तो स्पीड इसकी vv ही है, स्पीड vv है। अब वेलोसिटी चेंज हो सकता है ना, तो मान लो ये एंगल अगर थीटा था अपने पास, तो ये एंगल भी थीटा ही था। तो आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा और किस में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक जनरल रिजल्ट बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, सब लोग बताएं जरा कि किस डायरेक्शन में, अगर मैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस लूं, है ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस लूं, या कंपोनेंट ऑफ, चलो वेलोसिटी ले रहा हूं, बाकी कुछ जरूरत ही नहीं है, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ले रहा हूं, ठीक है, तो एक अपने पास इधर है एक कंपोनेंट, और इसका भी एक इधर होगा कंपोनेंट, ठीक है, इसका भी एक इधर होगा। अच्छा, एक कंपोनेंट इस वाले का इधर होगा और एक कंपोनेंट इस वाले का इधर होगा, ठीक है, ये अपने को पता है। तो बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा बता सकते हैं क्या, ऊपर वाले का जो अलोंग परपेंडिकुलर है कितना होगा बता सकते हैं क्या सब लोग। तो उसी रूल से हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, कौन सा रूल, कि अगर जिन दोनों के बीच में थीटा हो वो कॉस लेकर जाएगा, मतलब यहाँ का अगर मोमेंटम के लिए अभी हम लोग एम को रहने ही देते हैं, सिर्फ वेलोसिटी की बात करें तो ये है वी कॉस थीटा, जो टुवर्ड्स द वॉल है, और दूसरा वाला भी इधर ले लेते हैं, ये भी है वी, 2v cos थीटा। ठीक है बिल्कुल, ठीक है, और इधर के लिए अपने पास देखो कितना है, ये है वी साइन थीटा, और इधर यस वाला सर। भी है वी साइन थीटा, ठीक है।
अच्छा, एक बात जरा सब लोग नोटिस करना बेटा, एक बात नोटिस करना कि ये जो v साइन थीटा है, ये जो v साइन थीटा है, उसका तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, बिफोर कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, है ना? तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसका डायरेक्शन भी सेम है। हाँ ना, या हाँ या हाँ अच्छा, सर। तो सही बोला सर आपने कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? जीरो। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वॉल, अलोंग वॉल कितना हुआ है? जीरो। मतलब वेलोसिटी में तो जीरो। चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब यस देयरफॉर, सर। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि मोमेंटम किधर कंजर्व हो रहा है? इसका मतलब है कि अलॉन्ग मोमेंटम वॉल। पी इज कंजर्व, बिल्कुल कंजर्व अलोंग द वॉल। मोमेंटम इज कंजर्व अलोंग द वॉल। और ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ मोमेंटम कंजर्व किधर है? अलोंग द वॉल। सीधा अपने दिमाग में रख लेना है, अलोंग द वॉल। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम बेटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? अभी अभी एक बच्चे ने बताया, से लिख दे रहा हूं कि चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना है बेटा? v cos थीटा माइनस, माइनस नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना है? माइनस v cos थीटा। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 2v cos थीटा। हो गया ना? 2v cos थीटा। यानी चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन हो गया कितना? कितना हो गया वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ एम वी cos थीटा। इसी को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं? इम्पल्स भी बोल सकते हैं, है ना? इसी को इम्पल्स भी बोल सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा चेंज करता है। बच्चे क्या होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि सर अलोंग द वॉल, तो हमेशा अपने पास क्या बोला था आपने कि वी साइन थीटा रहेगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल वी कॉस थीटा रहेगा। तो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है ना? उसी कंफ्यूजन को मैं आपको हटा रहा हूं अभी, कंफ्यूजन को हटा रहा हूं। कंफ्यूजन नहीं है, वो मिसकंसेप्ट बच्चे रख लेते हैं। देखो बेटा, मान लो मैंने थीटा को यहां से दे दिया, थीटा को, सवाल है, सवाल में कुछ भी बोल सकता है। तो अगर थीटा को यहां दे दिया तो नीचे वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? हम लोगों को पता है कितना हो जाएगा? cos थीटा, सभी वी को कॉस पता है। थीटा। थीटा। बिल्कुल बिल्कुल। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v sin वी वी थीटा, साइन साइन थीटा। और ये हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट केस में अगर मैं केस नंबर बी बोलूं, तो उसमें मोमेंटम चेंज कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा उस टाइम में? हो जाएगा टू एम ट्वाइस वी एम वी साइन थीटा। साइन थीटा। सबको समझ में आया ना बेटा? ट्वाइस एम वी यस यस सर। साइन सर। थीटा के बिना। ठीक है, कॉपी। इसी का जो हम लोग अभी पढ़े थे, उसी का एक थोड़ा सा अलग वर्जन, कि हम लोगों ने वॉल को इधर रख दिया। अब यहाँ पे मान लो अपने पास इस डायरेक्शन में आया, टकराया बॉल, और यहां से टकरा कर निकल गया। ठीक है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर का एरो नहीं देना है अपने को, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, ये अपने पास वापस से वॉल है, तो वॉल को दिखा दिया। यहाँ पे बॉल आ रहा, इस बॉल को, इस बॉल का मास दे दिया m, इसकी स्पीड दे दी गई कितनी? v, इधर आ रहा, और यही स्पीड v से बाहर जा रहा, और m है। मान लो अगेन ये एंगल थीटा है अपने पास, और ये एंगल थीटा है। तो कितने लोग बेटा बता सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम कंजर्व किस डायरेक्शन में रहेगा? आप लोग खुद से ट्राई करिए कि अलोंग द वॉल मोमेंटम कितना आ रहा, और परपेंडिकुलर टू द कितना वॉल कितना आ रहा। जब देखोगे आप तो खुद ही आ जाएगा। तो आपके पास है 1 मिनट का समय है, आप लोग खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। आ जाओ बेटा, इसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे, तो अपने को पता है एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, क्योंकि वेक्टर को आप प्रोजेक्ट कर रहे तो उधर एरो रहेगा। अच्छा, इधर वाला कंपोनेंट कितना रहेगा बेटा? इधर वाला कंपोनेंट रहेगा, अब हम लोग मास के साथ ही ले लेते हैं, कोई गलत बात नहीं है, एम वी कॉस थीटा रह जाएगा। और इधर वाला भी हो जाएगा एम वी कॉस थीटा, बट ये अवे फ्रॉम द वॉल है, ये अवे फ्रॉम द वॉल है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कंपोनेंट हम लोग लिख लेते हैं बेटा। दूसरा कंपोनेंट अलोंग दिस और अलोंग दिस, दोनों का प्रोजेक्शन आप लो, तो आपको क्या दिखेगा दोनों का प्रोजेक्शन लेने के बाद? कि सर डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है क्या? अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा, है ना? और इधर भी आएगा एम वी साइन थीटा। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी एरो का सेम है। मतलब अगेन मोमेंटम इज कांस्टेंट अलोंग द वॉल, इज कांस्टेंट अलोंग द वॉल। इससे हम लोगों ने क्या सीखा? कि आप कोई भी केस ले लो सर,
मोमेंटम को हम लोग बोल देंगे कांस्टेंट, किधर, अलोंग द वॉल। और परपेंडिकुलर टू द वॉल मोमेंटम का चेंज कितना होगा, वो कितना होगा, ट्वाइस एम वी कॉस थीटा के बराबर। क्या समझ में आया? सभी को समझाना बेटा, ट्राई करिए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, 11, 12 और 16, ये तीनों क्वेश्चंस करके देखें कितने लोग से बन पा रहा। जल्दी जल्दी जो अभी कंसेप्ट पढ़ा है बस उसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो ट्राई करें कि क्वेश्चन बन जाए, नहीं बने तो भी हम लोग अभी करेंगे ही करेंगे। आप लोग सभी ट्राई करिए पहले। देखो बेटा, मोमेंटम चेंज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अपने को कॉस थीटा यहाँ पर पता है, तो डेल्टा पी को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एम वी कॉस थीटा, कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा, अलोंग द वॉल मोमेंटम कहाँ कंजर्व होता है, हम लोग जानते हैं अलोंग द वॉल, तो कहानी खत्म हो गया। तीसरा, आपको इम्पल्स निकालना है ना, इफ द इम्पल्स वेरीज विथ टाइम, ये इम्पल्स दिया हुआ अपने पास, देन चेंज इन मोमेंटम। अब इम्पल्स ही क्या होता है बेटा, इम्पल्स अपने को दिया हुआ है, तो जरा ध्यान देना कि हम लोग इम्पल्स को क्या लिखते थे, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता था। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम होता था। और और यही किसके बराबर हो जाता था, यही किसकी के बराबर हो जाता था, एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाता था। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, जरा सा सिंप्लीफाई करें, तो इम्पल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोल रहा है इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम। ठीक है, तो आप अगर मोमेंटम इसको ले रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम को मिनिमम करना, मैक्सिमम मिनिमा क्या है, डी आई अपॉन डी टी कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इंटू टी माइनस 40। और मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट याद करो, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो जब जीरो करेंगे आप, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी ये मिनिमम होगा 1 पे। अगर बोल दे कि मोमेंटम मिनिमम के या इम्पल्स मिनिमम के, मिनिमम पे कितनी वैल्यू होगी वो निकाले, तो मिनिमम पे कितनी वैल्यू होगी, टाइम की वैल्यू 1 आप उसमें पुट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 40, वो आ जाएगा -20, जो मिनिमम वैल्यू होगी न्यूटन सेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ सर में अगर आया? इसमें ही